दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैं आर्ट्स पेपर के लिए मैंने पूरी अपने ऊपर जिम्मेवारी ले रखा है। आज मैं हिस्ट्री का इतिहास का सेकेंड चैप्टर सेकेंड लेसन सेकेंड पार्ट जो कहो का मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। उसको मैं कोशिश करूँगा कि आज एक एक दिन में एक लेक्चर में पूरा पूरा खत्म कर दूँ। कोशिश रहेगा, ऐसा हो सकता है कि दो दो घंटे भी लग जाए, दो लेक्चर भी लग जाए। इसलिए आपको उतना इत्मीनान से सुनना है, देखना है। और बशर्ते मैंने पूरा हैंड रिटन नोट्स के साथ मैंने पूरा पढ़ा करके मैं बता रहा हूँ मैं अपने बारे में जहाँ तक मैं जानकारी दे पाता हूँ कि जानकारी दे रहा हूँ कि मैंने जब सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहा था तो फिर यहाँ से कितने क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट एकदम डिट्टो वहाँ पर आ रहा था। यूपीएससी, मैं यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, बीपीएससी कोई स्टेट पीसीएस की बात नहीं। यूपीएससी में डिट्टो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट वहाँ को उठा करके पूछा गया। अब मैं क्वेश्चन जब यहाँ पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे यहाँ से डिट्टो क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम, उसमें कुछ चेंज नहीं किया गया है। बाकी सारा डिट्टो क्वेश्चन है क्या यूपीएससी के क्वेश्चन में आपको फ्रेम करके मिला हुआ दिखा देंगे। यूपीएससी क्वेश्चन भी दिखा देंगे और यहाँ पूछेंगे ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ पूछा गया है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देख रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे कि मैं अपना पिक्चर लगा हुआ है, फिर आगे मैं बताता हूँ कि यहाँ स्टार्ट करता हूँ। देख लो यहाँ पर क्या है। जैसे जब मैं इतिहास पढ़ाता हूँ, इतिहास के साथ साथ ज्योग्राफी जुड़ा हुआ था। जब मैंने इतिहास पढ़ाना है तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ाना है, तो हड़प्पा कहाँ किस लोकेशन पे है, ये ज्योग्राफी बताता है किस लोकेशन पे है, वहाँ कौन सी नदी के किनारे है, वहाँ कौन सी धातुएं पहले मिली हुई क्या। हिस्ट्री ज्योग्राफी एक दूसरे से लिंक है। इसलिए पहले ज्योग्राफी को यानी कि हिस्ट्री पहले ज्योग्राफी उस जगह को लोकेशन को देखना आपको ज्यादा जरूरी होगा कि आपको लोकेशन जब दिखेगा तो बैठे बैठे अपना घर से बैठे बैठे आप पूरा पूरा दुनिया घूम ले। ज्योग्राफी का ये फायदा है। यहाँ पर देख लो क्या है। जैसे हिमालय क्षेत्र पढ़ना है कि हिमालय में पढ़ना है। हिमालय क्षेत्र क्या है, जैसे हिमालय है तो हिमालय क्या चीज हम मेरे बचाता है, क्या चीज कैसे हमारे लिए फायदा है कि हिमालय क्षेत्र जो है लगभग कितनी 8,848 मीटर ऊंचाई है उसकी। 8,848 मीटर ऊंचाई। इतना ऊंचाई होने के बाद हमसे क्या बचाता है, जो उधर से जो पश्चिम से जो हवाएं चलती है, साइबेरियन हवाएं, साइबेरियन के मैदान से जो हवाएं आती है वो क्या हमारी ठंड से बचाती है। किसको, हमारे देश को, पूरा हमारे देश के जनजीवन को बचाती है। किसका, तो जो हिमालय क्षेत्र होता है वो पूरा बचाती है। ठंड से बचने के लिए हिमालय बहुत जरूरी है। हिमालय से ग्लेशियर पिघलता है, वो उधर से पूरा गर्मी जो होता है पूरा बचा के रखता है। अगर जो हल्का से भी डाउन हुआ ना, हिमालय के जो हल्का से डाउन हुआ 2-4 मीटर भी, देखना पूरा भयानक ठंड पड़ता है कहाँ, भारत में। इसलिए ज्यादा देख लो यहाँ पर, यहाँ के हिमालय जो है, देखो यहाँ हिमालय है। ये हिमालय जो है, ये हिमालय से जब इधर से जब हवाएं आती है, इधर से जब हवाएं आती है तो ये रोक लेता है हवा। अब रोकता है क्या, जब ठंडी ठंडी हवाएं तो ये ठंडा हवाएं रोक लेता है। ठंडा हवाएं जब ऊपर उठती है तो क्या, जब उतना ऊपर नहीं उठ पाती जितना कि हिमालय की ऊंचाई है। यहाँ पर देख लो, यहाँ खैबर दर्रा है, बोलन दर्रा है, गोमल दर्रा है, ये सब क्या पासेज है। हिमालय से ऊपर जाने के लिए पासेज बना हुआ है। यहाँ पर देखो, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर देखो, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला, इसका ऊंचाई कितनी है, ऊंची पर्वत श्रृंखला उसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई देख लो। हाइट मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, हाइट कितनी है 8,848 मीटर। 8,848 मीटर इसकी कितनी ऊंचाई है हिमालय की। इसकी लंबाई कितनी है, औसत लंबाई 2400 किलोमीटर। यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ जाएगा कि हिमालय की लंबाई कितनी है, तो 2400 किलोमीटर। हिमालय की ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर। किलोमीटर मीटर में ध्यान रखना, 2400 किलोमीटर, 2400 मीटर नहीं, 2400 किलोमीटर है कितनी लंबाई उसकी। लंबाई कहाँ से, पूरा कश्मीर से लेकर के यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक पूरा हिमालय हिमालय है। यहाँ पर देख लो डिफेंस। डिफेंस मतलब क्या करता है, प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम इन्वेडर्स एंड कोल्ड साइबेरियन विंड्स, यानी कि सुरक्षा जो है इसमें आक्रमणकारियों और ठंडी साइबेरियन हवाओं से भारत की रक्षा करता है। हिमालय उतना उतना ऊंचा है कि उधर से कोई आक्रमणकारी आ ही नहीं सकता हिमालय से ऊपर आकर के। इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड से उधर ही क्या स्वाहा हो जाएगा, मर जाएगा वो लोग। जो भी आक्रमणकारी आएगा वहां पर कोई मशीनें काम करना बंद कर देती है। और इधर से जो इंजन जाएगा, इधर से बाइक भी जाता है ना, बाइक भी फोर व्हीलर भी, तो वहाँ इतना ठंड रहता है कि पेट्रोल भी जम जाता है वहाँ पे। इसलिए पेट्रोल में एक लुब्रिकेंट डलाता है कि पेट्रोल वो जमे नहीं। फिर आएगा ट्रेड एंड कल्चर। यहाँ पे देखो, पासेज लाइक खैबर, बोलन एंड गोमल अलाउड इन्वेडर्स, ग्रीक, कुषाण, हुन्स, ट्रेडर्स एंड मिशनरीज टू इंटर।
यहाँ पर देख लो, व्यापार और संस्कृति, खैबर, बोलन और गोमल जैसे दर्रों ने आक्रमणकारियों, यूनानी, कुषाण और हून व्यापारियों और धन परिचारकों को आने दिया। ये सब दर्रा जो है, कौन सी दर्रा है? खैबर दर्रा है, बोलन दर्रा है और गोमल दर्रा है। कितनी दर्रा है? 3 दर्रा है। यहाँ पे 3 पासेज है, और 3 पासेज क्या करता है, किसको किसको आने देता है? व्यापारी को आने देता है, व्यापारियों को आने देता है। कौन कौन से व्यापारी इससे आए थे? यूनान आए थे, कुषाण आए थे और क्या, हून आए थे। 3 यहाँ पर इतिहास में लिखा हुआ कि 3 ये लोग व्यापारी के रूप में आए थे और जो हमारे देश पे शासन करने लगे थे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? और व्यापारियों और धर्म प्रचारकों को आने दिया, और धर्म प्रचारक भी आने दिया कि नहीं, मेरे धर्म में ये अच्छाई है, मैं यहाँ पर जाकर के ये चीज अच्छा, अपना अच्छाई को बोलूंगा। अपना अच्छाई, जिसको अच्छाई लगता है वो अपने धर्म में एक्सेप्टेंस आता है। या तो 2 तरह की यहाँ पर बातें यहाँ पर होता है। अगर जो कोई मुस्लिम धर्म में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, हिंदू धर्म में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, ईसाई धर्म में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, अगर जो चीज अच्छे हैं तो अच्छे हैं कि उस धर्म में जाना जरूरी नहीं है। तो धर्म में जाता है तो अच्छा ही लगता है तो भी जाता है, जबरदस्ती कोई किसी का नहीं ले जा सकता। अगर उस धर्म में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो अपने अंदर एक्सेप्ट करना। जैसे मुस्लिम धर्म में क्या है, दहेज प्रथा बिल्कुल मना है। तो हालांकि वो आजकल मुस्लिम धर्म में हिंदुओं को देख देख कर दहेज प्रथा वहाँ डिमांड होने लगी आजकल, ये बात सच्चाई है, तो इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। बट क्या मुस्लिम धर्म में एक अच्छाई है क्या, दहेज प्रथा लेना उसका मना है। तो वो लोग में हिंदू धर्म में कुछ जो अच्छाई है, क्या उस धर्म में कहेगा नहीं भाई मैं दहेज नहीं लूंगा? तो उस धर्म को एक छोटा सा हिस्सा अपने आप में अपना लिया कि मैं दहेज नहीं लूंगा, बिना दहेज फ्री मैं शादी करूंगा। यहाँ तो एक बात आ गई यहाँ पर, ठीक है। इन्हीं रास्तों से बौद्ध धर्म मध्य एशिया तक फैला, इन्हीं रास्तों से, यानी क्या, खैबर हुआ, बोलन हुआ, गोमल हुआ, इन्हीं रास्तों से क्या, किस धर्म का फैला हुआ? तो ये जैन धर्म का फैला हुआ। जैन धर्म, बौद्ध धर्म से टूट के जैन धर्म बना। कहाँ? तो बौद्ध धर्म से फैला हुआ कहाँ तक? मध्य एशिया तक, सेंट्रल एशिया तक। और सेंट्रल एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? सेंट्रल एशिया में ये सब आते हैं, तुर्कमेनिस्तान आते हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान के उस साइड वाला एरिया आ जाता है, पश्चिम साइड का तुर्कमेनिस्तान हुआ, फिर ये उज्बेकिस्तान हुआ, ये सब सेंट्रल एशिया, तुर्की हुआ, ये सब सेंट्रल एशिया का भाग है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ पर देखो फिर आगे, उत्तर भारत नदी तटीय मैदानों क्षेत्र सिंधु तंत्र, यहाँ तक समझ, नॉर्दर्न रिवर प्लेन, द इंडस सिस्टम। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? फाउंड बाई 3 रिवर सिस्टम, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र 3 रिवर सिस्टम है, 3 नदी तंत्र है। कौन कौन से? 3 नदी तंत्रों से निर्मित सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? यहाँ पर सिंधु या गंगा, आप लोग कमेंट करना, सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा। सिंधु का मैदान कहाँ से है? सिंधु का जो मैदान है इसमें पंजाब और सिंध क्षेत्र शामिल है। इंडस प्लेन इंक्लूड पंजाब एंड सिंध। पंजाब और सिंध कहाँ पड़ता है? सिंध पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है, सिंध एक जगह, वहां से कहाँ तक फैला हुआ है? पंजाब तक। सिंध से लेकर के पंजाब तक पूरा कौन सी है? सिंधु का मैदान वहां बोला जाता है, सिंध का मैदान। यहाँ पर जो नोन एज द ग्रेनरी ऑफ इंडिया ड्यू टू व्हीट कल्टीवेशन। गेहूं की खेती के कारण इसे भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। गेहूं की खेती के कारण इसे भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। भारत का अन्न भंडार किसे, कौन सी नदी कहा जाता है? सिंधु मैदान को कहा जाता है अन्न भंडार। भारत का अन्न भंडार किस लिए? क्योंकि वहां पर गेहूं सबसे ज्यादा उपजाई जाती है। आज भी पंजाब में क्या सबसे ज्यादा क्या चीज की खेती होती है? तो गेहूं की खेती होती है। गेहूं की सबसे ज्यादा उत्पादकता कहाँ है? पंजाब में है। यहाँ तक बात समझ, गेहूं की सबसे ज्यादा उत्पादकता कहाँ है? तो पंजाब में है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? एक मिनट हमको देख, हाँ मेरा गंदा हो गया, चलो रहने तो, बिना चश्मा कि मैं थोड़ा सा दिक्कत था। गेहूं की खेती के कारण इसे अन्न का भंडार, भारत का अन्न भंडार। भारत का अन्न भंडार क्या है? सिंधु मैदान। यहाँ तक बात समझ में? भारत का अन्न भंडार गंगा मैदान देगा, कंफ्यूजन मत करना, गंगा का मैदान देगा
वहां का, बट यहाँ पर क्या, भारत का अन्न भंडार जो कहा जाता है सिंधु के मैदान को कहा जाता है। और सिंधु के मैदान क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा क्या, गेहूं की खेती की जाती है। फिर आता है उपजाऊपन ने विदेशी आक्रमणकारियों ने आकर्षित किया। इतना यहाँ पर उपजाऊ होता था कि विदेशी आक्रमणकारियों को आकर्षित किया। रिच फर्टिलिटी अट्रैक्ट 5 फॉरेन इन्वेडर्स। इन्वेडर्स को जो है इतना बहुत ज्यादा उपज होता था, किस चीज का, गेहूं का। गेहूं का इतना ज्यादा उपज होता था कि विदेशी आक्रमणकारी को आकर्षित किया कि नहीं, भारत में इतना अच्छा सब कुछ मिलता है, भारत में सब कुछ, किसी से कुछ जरूरत ही नहीं। एक इतिहासकार ने कहा था कि भारत एक ऐसा कुआं है, वहां जाता तो सब कुछ है बट वहां से आता कुछ नहीं। एंशियंट काल में हमको ये गौरव प्राप्त हुआ कि भारत में ये है। एंशियंट जब हम पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें मिलती है। ये बातें समझ में आ रही है? यह शहरी हड़प्पा सभ्यता की जन्मस्थली है। यह शहरी हड़प्पा सभ्यता की जन्मस्थली है। दुनिया का सबसे पहला शहर कौन सा है? तो हड़प्पा है। आपको कई जगह मिलेगा मेसोपोटामिया, बट मेसोपोटामिया नहीं है। आज की जो नया रिसर्च जो आया उसमें क्या बताया गया? नया रिसर्च में बताया क्या कि शहरी हड़प्पा, जो शहरी का हड़प्पा जो शहरी सभ्यता है उसका जन्मस्थली कहाँ है? हड़प्पा है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? देखो यहाँ पर क्या है, सिंध यहाँ पर आ गया, सिंध हुआ, पंजाब होगा, ये सतलज, ब्यास, राबी, चिनाब, झेलम, ए इंडस पूरा आ गया। यहाँ पर देख लो पंजाब वाला क्षेत्र, ये पंजाब और ये पंजाब। ये पंजाब कहाँ है? ये पंजाब पाकिस्तान वाले एरिया में है, और ये पंजाब ये भारत वाले एरिया में है, इंडिया वाले एरिया में है। यहाँ तक। और कौन कौन सी नदियां पाकिस्तान में बहती है? यहाँ पर ऐसे रखना, CJI, पाकिस्तान में जो नदियां बहती है, जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में जो नदियां बहती है वो कौन कौन सी नदियां बहती है? ऐसे रखना, चिनाब, चिनाब, सी से चिनाब, जे से झेलम और आई से इंडस, मतलब CJI। इसे एक ट्रिक करके याद रखना। अब मैंने तो ऐसा ही याद रखा था कि CJI जो नदी बहती है वो कहाँ, चिनाब, झेलम और इंडस, ये नदी कहाँ बहती है? ये पाकिस्तान में बहती है। और 6 नदियां टोटल, और 6 में से 3 पाकिस्तान में और 3 इंडिया में। इंडिया में कौन कौन सी नदी है? देखो, राबी, ब्यास और सतलज। इंडिया में कौन कौन सी? राबी, ब्यास, सतलज। यहाँ पर ले देता हूँ कलर चेंज करके। इंडिया में राबी नदी, सतलज नदी, और कौन सी? राबी, सतलज और ब्यास, ब्यास नदी। ये कौन? RBS। ऐसे याद रखना, राबी, ब्यास, सतलज। RBS कहाँ? इंडिया में। और CJI कहाँ? पाकिस्तान में। टोटल 6 नदियां हैं। यहाँ पर बातें आपको समझ क्लियर होगी, क्लियर एंड क्रस्ट हो गई, एकदम पूरा समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ठीक मैं आगे आता हूँ। अब यहाँ पर चलो, सिंधु का मैदान मैंने पढ़ा दिया था। अब आगे क्या? आगे है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान जो है, गंगा का मैदान ये देख लो, द गंगा प्लेन्स, यानी गंगा का मैदान कहाँ से कहाँ तक जाती है ये आपको मैं बता रहा हूँ। सिंधु का मैदान में बताया, सिंधु के मैदान में आपको मैंने क्या क्या बताया। सिंधु का मैदान में सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र, सबसे ज्यादा किस चीज का उपज होता है? तो ये होता है गेहूं का। और सिंधु के मैदान को क्या कहा जाता है? भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। यहाँ तक मैंने 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर से बन रहा है, 2-3 क्वेश्चन बन रहा था, वहां पर मैंने पूरा बता दिया। सिंधु का मतलब क्या? CJI, चिनाब, झेलम और इंडस, 3 नदी पाकिस्तान में बहती है। इंडिया में कौन कौन सी नदी बहती है? राबी, ब्यास और सतलज, RBS। CJI, RBS, 6 नदियां हैं टोटल। 6 नदियों में 3 इंडिया में बहती है और 3 पाकिस्तान में। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? सिंधु क्षेत्र की तुलना में अधिक वर्षा और नमी है, यानी क्या? मोर रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी देन द इंडस रीजन। यानी कि सिंधु क्षेत्र की तुलना में, यानी कि जहां पर सिंधु क्षेत्र में जितना क्या जो बारिश होती थी उससे ज्यादा बारिश भी होती है और उससे ज्यादा नमी भी रहती है। कहाँ? ये गंगा के मैदान में रहती है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? सिंधु की तुलना में, सिंधु क्षेत्र की तुलना में अधिक वर्षा और नमी होती है। कहाँ? किस क्षेत्र में? गंगा के मैदान में। एक बात को मैं यहाँ पर 3 बार बोल रहा हूँ ताकि आपको कम से कम ध्यान में रहे। फिर आगे जाओ, अपर प्लेन वेस्टर्न साउथ यूपी कल्चरल डेवलपमेंट, आर्यन सेटलमेंट इन लेटर वैदिक एज।
ऊपरी मैदान पश्चिमी दक्षिणी उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विकास और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का निवास था। यहाँ पर देख लो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश का पश्चिम भाग और दक्षिण भाग, यहाँ पर देखना पश्चिम भाग कहाँ आएगा, जो हरियाणा और दिल्ली से सटा हुआ उसको कौन से भाग कहते हैं, पश्चिम भाग, और उसका पश्चिम में थोड़ा दक्षिण वाला एरिया में चला ना, नीचे वाला एरिया में, क्योंकि यहाँ पर कौन सा है, वहाँ सांस्कृतिक विकास हुआ और उत्तर वैदिक कालियों में आर्यों का आगमन हुआ। कहाँ आर्यों का आगमन हुआ, उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल कब से कौन से काल एज में आता है, ये मैंने बता दिया था। उत्तर वैदिक काल जो है 600 के बाद आता है, यहाँ पर आता है 1500 से 1000 हाँ 1000 से 600 ईस्वी के बीच, 600 ईसा पूर्व के बीच में क्या उत्तर वैदिक काल आता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फिर देखो मिडिल प्लेन, ईस्टर्न यूपी बिहार, हाईली फर्टाइल, राइज ऑफ महाजनपद कोसल, काशी एंड मगध इन 6th सेंचुरी बीसी। यहाँ पर बता समझ रहे 6th सेंचुरी बीसी यानी कि 600 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा की जो जन्म हुआ उससे 600 वर्ष पूर्व। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। मिडिल प्लेन, ईस्टर्न यूपी बिहार, यानी क्या पूर्वी यूपी और बिहार में जो है क्या हाईली फर्टाइल राइज ऑफ महाजनपद, तो वहां पर बहुत ज्यादा उपजाऊपन होता था, बहुत ज्यादा उपज होता था। क्या चीज में, कौन कौन से महाजनपद में, कौशल में, काशी में और मगध में। कौशल कहाँ पड़ता है, काशी, काशी आज भी पड़ता है, काशी मथुरा बनारस ये सब क्या है, काशी। फिर क्या मगध, मगध में कौन सा क्षेत्र, पटना गया औरंगाबाद सब कौन सा मगध का क्षेत्र आता है। पूर्वी बंगाल, बंगाल तक के इलाका में कौन सा मगध का क्षेत्र आता है। मध्य मैदान, पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार अत्यधिक उपजाऊ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों कौशल, काशी और मगध। कौशल कहाँ, कौशल की राजधानी कहाँ थी, अवंती। वो अवंती कहाँ पड़ती है, वो पड़ती है मध्य प्रदेश में अवंती है। यहाँ तक बर्थ प्लेस जैनिज्म और बुद्धिज्म, बर्थ प्लेस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, यानी कि जैनिज्म और बुद्धिज्म का क्या है, ये बर्थ प्लेस भी है। यहाँ तक बात है, जैन और बौद्ध का जन्मस्थली भी यही हुआ। कहाँ हुआ, ये मगध महाजनपद में हुआ। कहाँ, मगध महाजनपद में हुआ। फिर आ जाओ लोअर प्लेन, लोअर प्लेन क्या है, बंगाल में हैवी रेन एंड फॉरेस्ट मेड अर्ली सेटलमेंट डिफिकल्ट। निचला मैदान जो है बंगाल में भारी वर्षा और जंगलों के कारण प्रारंभिक निवास कठिन था। भारी वर्षा और जंगलों के कारण वहां पर जो था वो क्योंकि गंगा की निचली हिस्सा थी, वहां पर भारी वर्षा होता था, बाढ़ आता था। वहां क्या, वहां बहुत ज्यादा जंगल, जहां ज्यादा बारिश होगा वहां बहुत ज्यादा जंगल का विकास होता है। ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा बारिश जहाँ होगा वहां जंगल ज्यादा रहेगा, और जहां जंगल ज्यादा रहेगा वहां निवास करना बहुत ज्यादा कठिन होगा। यहाँ पर बातें समझ में आ रही है आपको। फिर आगे आ जाते हैं। पूर्वी, पूर्वी बनाम पश्चिमी भारत। पूर्वी भारत ये रहा, पूर्वी भारत में कौन कौन सही आ जाता है, और पश्चिम भारत में कौन कौन सही आता है। पूर्वी भारत में क्या, पूर्वी भारत मैंने बताया था, पूर्वी भारत में क्या, जैसे पूर्वी यूपी आया, बिहार आया, बंगाल आया, उड़ीसा आया, झारखंड आया, और बाकी पूरा 7 सिस्टर्स जो स्टेट आता है क्या पूर्वी भारत का हिस्सा माना जाता है उसको, पूर्वी भारत। और पश्चिमी भारत में क्या है, राजस्थान और गुजरात आता है। यहाँ तक बच्चे, जैसे यहाँ पर देखो पूर्वी ईस्टर्न कोस्ट जो है कोस्टल प्लेन फाउंड बाय महानदी, पूर्वी तट महानदी द्वारा निर्मित तटीय मैदान है। पूर्वी तट जो है ये महानदी, महानदी यही है देखो, महानदी। महानदी ये जा रहा देखो यहाँ से, यहाँ से महानदी है। अब महानदी क्या, महानदी कहाँ है, सबसे पहले उड़ीसा में आती है कौन सी नदी, महानदी। महानदी पे कौन से बांध है ये आपको बताना है, महानदी पे कौन से बांध से बना हुआ है। यहाँ पर महानदी, महानदी, महानदी द्वारा जो निर्मित तटीय मैदान है उसको क्या कहते हैं, पूर्वी भारत का तटीय मैदान है। वहां पर बातें समझ में आ रही है क्या। ताम्रलिप्ति तामलुक बाज ए फेमस पार्ट ऑफ ट्रेड विथ साउथ ईस्ट एशिया, ताम्रलिप्ति तामलुक दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार का ये प्रसिद्ध बंदरगाह था। यहाँ पर देखो ऐसा बंदरगाह हुआ करता था, यहाँ पर जो ऐसा बंदरगाह हुआ करता था क्या, देखो यहाँ पर ये देखो मिट्टी है, इधर इधर पूरा खाली जमीन है, मैदान है यहाँ पर, और ये देखो पूरा समुंदर है, ये नदी है, ये यहाँ से सारा जमीन आता था। यहाँ पर से क्या बंदरगाह हुआ करता था, यहाँ से व्यापार की आवागमन की सुविधा होती थी। यहाँ पर समझ में आ रही है, यहाँ जो फोटो लगाया हुआ मैंने देख रहा है, यहाँ पर ये सारा सब कुछ नाव है यहाँ पर।
यहाँ पर देखो ना बना हुआ नाव है। ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ है आज के, ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ है आज के भागलपुर में। भागलपुर कहाँ पड़ता है, ये आज के बिहार में, और उस टाइम बंगाल के हिस्सा में था, आज के दिन कहाँ है, बिहार में। ताम्रलिप्ति बंदरगाह, यहीं से सिल्क रूट रेशम का व्यापार हुआ करता, कहाँ से, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फिर आ जाओ पश्चिमी भारत। पश्चिम भारत जो है क्या है, पश्चिम भारत, वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान एंड गुजरात। राजस्थान एंड गुजरात कौन से भारत का हिस्सा है, ये पश्चिम भारत का हिस्सा है, राजस्थान और गुजरात। यहाँ पर जो पश्चिम भारत जो है, राजस्थान और गुजरात। ब्लैक सॉइल आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, यानी काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए ज्यादा उपज होता है, किसके लिए ज्यादा उपजाऊ है, तो क्या, कपास के लिए। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए क्या उत्तम है, यानी कि जहां जहां काली मिट्टी पाई जाएगी वहां कपास की खेती बहुत ज्यादा अच्छे से होगी। यहाँ तक बातें समझ में आए। राजस्थान, राजस्थान में क्या, थार डेजर्ट एरिड एग्रीकल्चर डेवलप्ड लेटर विथ इरिगेशन, यानी पर्शियन व्हील 8th सेंचुरी। देख लो वहां जो था डेजर्ट एरिया था, और डेजर्ट एरिया पहले का जो था इस तरह से, यानी कि कुआं से पानी निकाला जाता था, कुआं से पानी निकाला जाता था, कुआं से पानी निकाल कर कहाँ, अपने अपने घरों तक, खेतों तक पहुंचाया जाता था। इस तरह से भील बनाया जाता था। एक तरह से पूरा यूट्यूब पे देखना, सारे सब कुछ मिल जाएगा वहां पर देखने के लिए, तो बहुत सारे भील लगाया जाता था, और क्या वहां से पानी इसी तरह से कल्टीवेशन होता था, और वहां से पानी निकलता था। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको। यहाँ तक जो है राजस्थान, थार मरुस्थल शुष्क और सिंचाई रहट 8वीं सदी के साथ बाद में कृषि विकसित हुआ, यानी कि 8वीं सदी के बाद वहां कृषि विकसित हुआ, कहाँ, राजस्थान के डेजर्ट एरिया में। ठीक, राजस्थान के डेजर्ट एरिया का नाम क्या है, थार डेजर्ट। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। गुजरात, लॉन्ग कोस्ट लाइन विथ पोर्ट लाइक, यानी कि भरूच लिंकिंग टू द बेस्ट, यानी गुजरात लंबी तट रेखा और भरूच जैसे बंदरगाहों ने पश्चिमी से संबंध जोड़े। यहाँ पर देख लो भरूच एरिया, गुजरात का भरूच, और भरूच में जो है एक कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे, उनका नाम शहजाद अहमद ऐसी कुछ था, वहां से वो आते थे, वहां से बार बार जीत करके आते थे, वो कांग्रेस के बहुत बड़े सांसद थे। वहां से भरूच एरिया, गुजरात का भरूच, वहां क्या, वहां एक बंदरगाह हुआ करता था, और वहां से क्या, पूरे पश्चिम यानी कि अरब सागर, पश्चिम मतलब भारत के दो, एक बंगाल के खाड़ी आता है, एक अरब सागर आता है। तो अरब सागर में क्या है, यानी कि अरब सागर पश्चिम, भारत के पश्चिम वाले एरिया में जो आता है, यानी कि वेस्टर्न साइड में क्या, अरब सागर है। अरब सागर में क्या, अरब सागर में एक बंदरगाह हुआ करता था, उस बंदरगाह का नाम क्या है, भरूच बंदरगाह, भरूच था। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। देख लो, फिर प्रायद्वीपीय भारत में आ जाओ। प्रायद्वीपीय भारत में क्या है, इंक्लूड्स द डेक्कन प्लेटू एंड कोस्टल प्लेन, इसमें दक्कन का पठार और तटीय मैदान शामिल है। प्रायद्वीपीय भारत में जो है दक्कन का पठार, देख लो दक्कन का पठार कहाँ है, देख लो ये सारा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत, नर्मदा नदी, विंध्यन नदी से लेकर के यहाँ तक, इधर बंगाल की खाड़ी आ जाओ, इधर ताप्ती, सतपुरा, गोदावरी, दक्कन प्लेटू, ये रहा देखो, कृष्णा, कावेरी, वेस्टर्न घाट, अरब सागर ये रहा, और बंगाल की खाड़ी ये रहा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत यानी कि मध्य भारत के जो नीचे वाला एरिया है, तो क्या प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। मध्य भारत मतलब क्या, हल्का सा मध्य प्रदेश ले लो, राजस्थान हल्का सा, गुजरात, फिर उधर उड़ीसा, बंगाल के थोड़ा सा उसका जो नीचे वाला हिस्सा आता है क्या, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा बोलते हैं, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया। प्लस यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। क्या, लोकेटेड साउथ ऑफ विंध्यन रेंज, यानी कि विंध्यन पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित, यानी कि विंध्यन पर्वत जो है उसका दक्षिण के जितने हिस्से हैं उसका क्या, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा बोलते हैं क्या, विंध्यन पर्वत के नीचे वाले हिस्से को। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। विंध्यन पर्वत, विंध्यन पर्वत का हिस्सा कहाँ से कहाँ तक है, मध्य प्रदेश जो शुरू हुआ विंध्यन रेंज, वो कहाँ तक गया, कैमूर रेंज, क्या बिहार के कैमूर तक के पहाड़ी किसका रेंज है, वो विंध्यन पर्वत का रेंज। विंध्य और अरावली अक्सर कंफ्यूजन रहेगा, विंध्यन बोलना, अरावली नहीं, अरावली तो राजस्थान गुजरात शुरू हुआ, राजस्थान पालमपुर तक होते ही धीरे धीरे तक खत्म हो जाता है, हरियाणा तक के। लेकिन क्या, लेकिन विंध्यन रेंज जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से शुरू होकर कहाँ तक आती है, वो छोटा नागपुर होता है, बिहार में आती है, बिहार तक आती है।
बिहार के पश्चिम चंपारण वगैरह जो है वो किस रेंज का हिस्सा है, तो विंध्यन रेंज का हिस्सा है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। संसाधन यहाँ पर पत्थर और तांबे से भरपूर ताम्रप्रशान युगीन स्थल कहाँ मिले हैं? संसाधन पत्थर और तांबे से भरपूर जो है ताम्रप्रशान युगीन स्थल यहाँ मिले हैं। यहाँ पर देख लो विंध्यन रेंज में इतने संसाधन है, पत्थर और तांबा से भरपूर, यानी कि यहीं पर जो है पत्थर और तांबे सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? विंध्यन रेंज में मिलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। विंध्यन रेंज में क्या मिलते हैं? तांबा से भरपूर ताम्रप्रशान युगीन है विंध्यन रेंज में। एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्टॉप करना ना। लाइट चला गया था दोस्त, इसलिए थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लग गया लाइट आने में। और जैसे मैंने कह रहा था पहले, जैसे देखो यहाँ पर क्या है, तांबे संसाधन जो है किसमें? विंध्यन पर्वत की जो विंध्यन पर्वत में जो है संसाधन से भरपूर है। तो कौन कौन सी संसाधनें मिलती है? यहाँ पर देख लो। संसाधन क्या? यहाँ पर पत्थर देखो एक से एक मिलता है, पत्थर। तांबे से भरपूर, तांबे से भरपूर ताम्रप्रशान युगीन स्थल यहाँ से मिलते हैं। यानी कि तांबे से जितने ताम्रप्रशान युग, अगर जो एक तुक्का के साथ में जाते हो, तुक्का मतलब क्या? तुक्का मतलब अंधेपन से तुक्का नहीं मारना है। और जो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आता है कि तांबे से संबंधित, तो तांबे से संबंधित जब भी मारना है तो क्या? विंध्यन पर्वत के श्रेणी में मारना है। अब विंध्यन पर्वत कहाँ से कहाँ जाकर मिलती है ये आपको देखना होगा कि विंध्यन पर्वत जैसे मध्य प्रदेश से शुरू होकर मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार होते हैं, यानी कि बिहार के पश्चिमी चंपारण कैमूर तक की पहाड़ियां जो आती है क्या? विंध्यन पर्वत के हिस्सा है। यहाँ पर बातें समझ में आ रही है। यहाँ पर देखो रायचूर द्वाब, रायचूर द्वाब नोन एज द राइस बॉल साउथ इंडिया ए मेजर काउज ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन किंगडम, यानी कि इसे दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहा जाता है और यह साम्राज्यों के बीच युद्ध का कारण रहा। यानी कि दक्षिण भारत का धान का कटोरा क्या किसको कहा जाता है? रायचूर द्वाब का। दक्षिण भारत का किसे कहता है? यानी क्या यहाँ पर देखो प्रायद्वीपीय भारत में धान का कटोरा किसको कहा जाता है? दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत को। प्रायद्वीपीय भारत धान का कटोरा कहे जाने के कारण ही साम्राज्यों के बीच एकदम पूरा युद्ध, एकदम तहस नहस, खून खराबा सब कुछ हो गया है। यहाँ पर क्या? इसी के साम्राज्य के कारण क्या? साम्राज्य को अस्तित्व को बताना, अस्तित्व को बचाना है और आने वाले जनरेशन को बताना है कि हम इसने साम्राज्यों को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कहीं जाने नौछावर कर दिया, खून खराबा हो गया। यहाँ बातें देख समझ में आ रही है। साम्राज्यों के बीच का युद्ध का कारण क्या रहा? वहाँ जो धान का इतना रिच था, इतना धान कटोरा होता था, इतना चावल होता था, कुछ कहना नहीं। इसीलिए देखो कि बंगाल में जो कि अभी भी साल में 2 बार 3 बार धान की खेती होती है, यानी साल में 2 बार 3 बार। लेकिन यूपी, बिहार या पंजाब वगैरह में साल में 1 बार धान की खेती हो जाए, लेकिन बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में साल में 3 बार भी वहाँ क्या धान की खेती होती है। इसलिए वहाँ क्या धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। यहाँ पे देख लो, यही जो है ईस्टर्न रीजन में क्या धान का कटोरा कहा जाता है यहाँ पर। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। ताकि मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए यहाँ पर आप अच्छे से देख सको। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी कि कहाँ से क्या कौन कौन साम्राज्यों के बीच लड़ाई का कारण रहा। दक्षिण भारत में जो है प्रायद्वीपीय भारत में साम्राज्यों के बीच लड़ाई जो कारण रहा, मेन कारण क्या रहा? जहाँ पर धान का कटोरा कहा जाता था। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर आगे आ जाओ यहाँ। हाँ यहाँ पे आ जाओ। घाट और तटीय मैदान। घाट और तटीय मैदान क्या है? घाट्स एंड कोस्टल प्लेन। यहाँ पर समझ रहे हैं घाट यदि कोस्टल प्लेन क्या समुद्री के किनारे वाले जो कोस्टल प्लेन बोलते हैं, कोस्टल रीजन बोलते हैं। जैसे मतलब गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु वगैरह हुआ, आंध्र वगैरह, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सब क्या कोस्टल रीजन के क्षेत्र में आता है। किस लिए? क्योंकि वहाँ वहाँ के समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है, इसके क्या कोस्टल रीजन बोलते हैं। पश्चिम घाट जो है, पश्चिम घाट तट से सीधी खड़ी ऊंचाई वाले पर्वत। यहाँ पर देखो ये पश्चिम घाट जो है, यहाँ जो है क्या तट से सीधी ऊंचाई है, यानी कि इसकी ऊंचाई जो कितना है? ज्यादा है।
इसकी ऊंचाई ज्यादा है, यानी सीधी ऊंचाई, इसका जो ऊंचाई है पश्चिम घाट, मान लीजिए इधर से समुद्र है, ये इधर समुद्र है, और यहाँ जो पूरा इस तरह से खड़ा है पश्चिम रीजन में, क्या इस तरह से पूरा खड़ा है, और जब भी इधर से कोई विंड आता है, हवा आती है, हवा में क्या नमी होती है, और हवा में नमी रहने के कारण जो है ऊपर उठती है हवा, और ऊपर उठती है जैसी टेम्परेचर में वृद्धि होती है, टेम्परेचर में कमी आती है, टेम्परेचर में जैसी कमी आने के कारण क्या वहाँ जब बारिश ज्यादा होती है, इसलिए वहाँ जो है वहाँ की मालाबार घाट जो है, मालाबार कोस्ट जो है क्या सीधी खड़ी है, इसलिए उतना ऊपर क्रॉस नहीं कर पाती है, इसलिए बारिश पश्चिम घाट में ज्यादा होती है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? यहाँ पर देखो कौन कौन से पासेज हैं, जुन्नार और कन्हेरी कारले, दर्रे जो है कौन कौन से दर्रे हैं, जुन्नार दर्रे हैं, कन्हेरी दर्रे हैं और कारले दर्रे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कौन कौन पश्चिम घाट में कौन कौन से दर्रे हैं, जुन्नार दर्रे, कारले दर्रे और कन्हेरी दर्रे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? फिर आगे देखो पाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, ये सब कहाँ है, कहाँ है, यानी कि वेस्टर्न रीजन में है, वेस्टर्न कोस्टल एरिया में। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? कनेक्ट वेस्टर्न कोस्ट टू कावेरी वैली, क्रिटिकल फॉर इंडो रोमन ट्रेड, यानी कि पाल घाट दर्रा जो है पश्चिम तट को कावेरी घाटी से जोड़ता है और भारत रोम व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। पाल घाट दर्रा जो है देखो यहाँ पर, ये पाल घाट रहा, ये रहा पाल घाट, ये रहा पाल घाट। देखो ये पाल घाट दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है, इधर देखो कावेरी वैली जा रही है, यहाँ से देखो, यहाँ ये कावेरी वैली, कावेरी वैली, कावेरी वैली कहाँ जा रहा है, ये देखो कोरोमंडल तट में जा रहा है यहाँ पर कावेरी वैली, यानी अरेबियन सी से पालघाट दर्रा से होकर के वो कहाँ जाती थी, वो कावेरी वैली से होते हुए कहाँ कोरोमंडल तट के पास, और वहाँ क्या रोम के पास चले जाती थी, इटली, इटली रोम में चले जाती थी, वहाँ उस दर्रा से होकर के कावेरी वैली से होकर कहाँ रोम चले जाते थे। वहाँ के लोग व्यापार किस दर्रे से व्यापार करते थे, तो पाल घाट से, किस घाट से व्यापार करते थे, पाल घाट से। यहाँ तक बात समझ में आ गई यहाँ पर? अब पाल घाट किससे जोड़ती है, कावेरी नदी से जोड़ती है, और कावेरी नदी कहाँ बहती है, तो एक कर्नाटक में। यहाँ तक बात समझ में, कर्नाटक तमिलनाडु के बीच लड़ाई अक्सर कावेरी के कारण रहती है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? फिर आ जाओ ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, जेंटली मर्ज इनटू द कोस्टल प्लेन, पूर्वी घाट जो है धीरे धीरे तटीय मैदानों में मिल जाती है, पूर्वी घाट जो है धीरे धीरे तटीय मैदान, यहाँ पर देख लो पूर्वी घाट, यहाँ पर देखो कितना पतला सा है एकदम, सकरा सदम, यहाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये घाट है, देखो ये घाट है, ये घाट है, यहाँ पर देखो, और ये पूर्वी घाट वाले जो हिस्सा जो है देख लो, यहाँ से ये पूर्वी घाट जा रहा है, यहाँ पर ये अब फिर देखो यहाँ ये ये, ये कितना टूटा फूटा हुआ है पूर्वी घाट, और पूर्वी घाट जो टूटा फूटा होने के कारण क्या, ये एक तो सीधे ये चौड़ी हो जाती है, पश्चिमी घाट जो है सीधा खड़े है, एकदम बिल्कुल खड़ी है, एकदम वर्टिकल है ये, और क्या वर्टिकल नहीं होकर के हल्का सा हॉरिजॉन्टल है, पूरा हॉरिजॉन्टल नहीं है, यानी कि हल्का हॉरिजॉन्टल है, यानी कर्व एरिया में है, कर्व साइड, कर्व तरीके से है क्या, ये जो है पूरा खड़ा नहीं होकर के पूरा ऐसे हल्का सा ये बिसरा हुआ है, हल्का बिसरा हुआ है, आगे जाकर क्या ये मैदान चालू हो जाता है, यानी प्लेन हो जाता है वहां पर। अब प्लेन हो जाने के कारण यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो होता है इतना टूटा फूटा हुआ है ये, इतना टूटा फूटा हुआ देखो ये, हाँ इतना टूटा फूटा हुआ है ये, इतना टूटा फूटा हुआ है, एक तो बारिश इधर से जब बारिश आती है, बारिश एक तो ऊपर उठ नहीं उठ पाती है, और ऊपर जब उठ नहीं पाती है तो ऊंचाई कम है इसका, जब ऊपर उठ नहीं पाती है तो क्या टेम्परेचर में वृद्धि नहीं हो पाती है, और टेम्परेचर वृद्धि जब तक नहीं होती है तो क्या बारिश नहीं होती है, अब बारिश होकर के क्या ये शायद सीधे अंदर चला आती है, फिर यहाँ करके सीधे क्या बारिश होने लगती है, यानी कि इधर से बारिश जब ऊपर उठेगी ही नहीं, ऊपर जब पहाड़ से जब टकराएगी नहीं, टकरा करके जब ऊपर नहीं उठेगी तो क्या बारिश नहीं होगा, इसलिए वेस्टर्न रीजन में जो है, सॉरी ईस्टर्न रीजन में, ईस्टर्न कोस्टल एरिया में बारिश कम होती है। यहाँ तक बारिश कम होने के कारण क्या है,
मान लीजिए है तो कोई एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे ये देखो एकदम इतना ऊंचाई है, एकदम पूरा है एकदम, और यहाँ पर ये टूटा फूटा हुआ है, यहाँ से बारिश बन रहा है। रुक जाओ, एक नया पेज ले लेता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भारत है। भारत जो है यहाँ पर एकदम पूरा एकदम, यानी कि पूरा ये ऊंचाई है, भरा हुआ है, ये पूरा पहाड़ी है। और ये जो है, एक तो ये चौड़ा है इतना, इतना चौड़ा नहीं करना, ऐसे है, ऐसे है। लेकिन जब ये बादल बन रहा है, जब ये बादल इधर से जा रहा है, जब ये बादल ऊपर से जा रहा है, तो बादल ये जा रहा है, तो बादल ये ऊपर उठ जा रहा है। जब बादल ऊपर उठता है तब क्या, बादल ऊपर उठता है तो, बादल ऊपर उठता है तो डेंसिटी में क्या कमी आ जाती है, घनत्व में कमी आ जाती है। जब बादल जो ऊपर उठता है, नमी लेकर के ऊपर उठता है, तो एक तो वजन उतना कर ही नहीं पाता, और वजन कर ही नहीं पाता तो ऊपर उठते क्या, इस साइड बारिश ज्यादा होती है। और क्या, यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर देखो ये, यही है देखो, ये कौन सा, अरावली रेंज, अरावली रेंज। यही जो है यहाँ से गुजरात से शुरू होकर अरावली रेंज कहाँ, दिल्ली हरियाणा तक की ये अरावली रेंज है। और ये इसके नीचे ये विंध्यन रेंज है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यही जो है ये बारिश होकर के आई साइड जो है थार एरिया है। यहाँ पर जो ऊपर उठती है क्या, इधर बारिश नहीं होती है। हाँ ये देखो, ये है, यही एरिया है अरावली, और ये क्या विंध्यन। यहाँ तक बात समझ, अरावली जब इधर जाती है, इधर से जो बारिश जा रही है, जैसे सीधे ये किसको क्रॉस कर जाती है। जब बारिश जब टकराएगी नहीं, जब बारिश टकराएगी नहीं पहाड़ों से, तो ऊपर उठेगा नहीं, और जब ऊपर उठेगा नहीं तो बारिश होगा नहीं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलो फिर मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फिर देखो ईस्टर्न पूर्व घाट धीरे धीरे तटीय मैदानों में मिल जाती है। पूर्वी घाट क्या धीरे धीरे तटीय मैदानों में मिल जाती है, जब ऊंचाई नहीं है तो तटीय मैदान मिल जाती है वहां पर, इसलिए उस साइड बारिश कम होती है। इसीलिए अब बारिश जो है, इसलिए कहाँ, जैसे देख लो झारखंड बिहार इधर वगैरह कम बारिश होता है, झारखंड बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तरफ। क्यों, क्योंकि इधर का जो गंगा नदी नहीं रहती, तो यहाँ इधर के लोग भूखे मर जाते, इतना कम बारिश होती है यहाँ। इधर पूरा भरपूर बारिश होती है, इतना बारिश की 3-3 4-4 घंटा तक पूरा लगातार बारिश होती रहती है, क्योंकि वहाँ इतना बादल ऊपर उठता है, और फिर बादल जो है पानी बरसना शुरू हो जाता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। यहाँ पर देख लो, फिर तमिलनाडु कोस्ट रिलायंट ऑन टैंक इरिगेशन, कावेरी डेल्टा फेमस फॉर राइस एंड द संगम एज कल्चर। तमिलनाडु तट जो है तालाब की सिंचाई पर निर्भर है, कावेरी डेल्टा चावल और संगम युग की संस्कृति के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु बोले, तमिलनाडु बहुत रिच है कल्चरली, वो बहुत रिच है, बहुत धनवान है, बहुत कल्चर में बहुत बहुत आगे निकल चुका है। कहाँ, तमिलनाडु, उतना कल्चर इसका बहुत अच्छा है। क्या, कावेरी डेल्टा, वो तो वहाँ चावल के लिए प्रसिद्ध है, यानी कावेरी डेल्टा जो है, जहाँ पर डेल्टा पाया जाता है, जहाँ पर डेल्टाई क्षेत्र है, जैसे पश्चिम बंगाल में वहाँ डेल्टाई क्षेत्र बहुत जाता है, तो वहाँ चावल बहुत ज्यादा होती है। उससे तमिलनाडु जो है, वहाँ चावल जो है, चावल की खेती वहाँ बहुत ज्यादा होती है। चावल की खेती जब ज्यादा होती है, तो इस संगम युग की संस्कृति के लिए जाना जाता है। वहाँ पर संगम युग सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए कि वहाँ वहाँ जो है बहुत ज्यादा अपनी क्या वर्चस्व की लड़ाई वहाँ बहुत ज्यादा लड़ी गई। कहाँ, तमिलनाडु में। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर आ जाओ, अब फिर आ जाओ यहाँ पर पर्यावरण का प्रभाव। पर्यावरण का प्रभाव क्या पड़ेगा, सेमी एरिड रीजन। सेमी एरिड रीजन क्या होता है, पर्यावरण पर अर्ध शुष्क क्षेत्र, सेमी के अर्ध शुष्क क्षेत्र, यानी क्या, सेमी एरिड रीजन मतलब कि हल्का 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 सूखी सूखी क्षेत्र होना चाहिए। तो फेवरेबल फॉर अर्ली सेटलमेंट, हड़प्पन इन सिंध, प्रारंभिक निवास के लिए अनुकूल, जैसे सिंध में हड़प्पा, सिंध में एक जगह हुआ करता था हड़प्पा, वहाँ क्या प्रारंभिक निवास के लिए बहुत अनुकूल जगह मिली थी, क्योंकि बारिश भी अपना हिसाब से होता था, सारा मौसम अपना अपना हिसाब से होती थी, तो वहाँ रहने के लिए अनुकूल स्थान मिल गया था। कहाँ, हड़प्पा में। देख लो, फिर मगध रिसोर्स में आ गया, मगध संसाधन में। यहाँ पर देखो आयरन ओर, टिम्बर और स्ट्रॉन्ग एम्पायर, लौह अयस्क लकड़ी और प्लस शक्तिशाली साम्राज्य था। कहाँ, मगध में जो है ना
लौह एक तो लौह इसका सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर वहाँ लकड़ी जो है बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए वहाँ शक्तिशाली साम्राज्यों का जो गढ़ रहा। जैसे देख लो ना, मगध में क्या, धनानंद मगध में था, चंद्रगुप्त मौर्य मगध में था, बिंबिसार मगध में था, सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट अशोक मगध में था, जो सबसे पूरा एकदम अखंड भारत जो पूरा पूरा कर दिया था। क्या सम्राट अशोक चक्रवर्ती ने जो पूरा किया था, अखंड भारत को एकदम पूरा जो खंड था सबको मिला लिया, चाहे कितने खून खराबा करना पड़े। भाई राजा हो तो सम्राट अशोक जैसा, एकदम राजा हो तो सम्राट अशोक जैसा। जैसे अबे उन्होंने अगर जो कलिंग के युद्ध के बाद उन्हें प्रण लिया था क्या कि हम युद्ध नहीं लड़े, फिर उनके पास धमकियां आने लगी, भाई से आगे इन्हें साइन। उन्हें एक ही बात बोला, जब कोई राजा जब शक्तिशाली हो जाता है और युद्ध लड़ना छोड़ देता है, तब फिर भी उससे डर बना हुआ रहता है। आज देख लो, कोई भी क्रिमिनल कितना भी बड़ा नेता बन जाए, एक पढ़ा लिखा नेता बन जाएगा वो काम नहीं कर पाएगा, और जो अनपढ़ नेता क्रिमिनल गैंग नेता बन जाता है, कितना भी बड़ा नेता बन जाता है, उससे नेता नहीं भी है फिर भी उससे जनता डरती है आजकल। ये फैक्ट है, एकदम ध्यान में रखना, क्योंकि इस चीज मेरे एरिया में सबसे ज्यादा इस चीज को भुक्त भोगी रहा है, खासकर मेरे गांव में भी इस तरह की भुक्त भोगी रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जो है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर यही चीज के लिए होता है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य यहाँ कहाँ रहा, सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक को कहीं धमकी मिला कि यहाँ पर इस क्षेत्र में कब्जा कर रहा है, तो सम्राट अशोक ने एक ही बात बोला था, ये बात बोला था कि हथियार अभी रखा है, चलाना नहीं भूल गया। इतना ही बड़ा हथियार अभी हाथ रखा हुआ है, चलाना उसको भूला नहीं। इसलिए एक इशारा पर नहीं, पूरा पूरा फिर से फिर सब कुछ खत्म हो जाता है कि हर इतना डर था, इतना उसके यानी क्या दुश्मनों के मन में इतना डर बैठा दिया था, कौन, राजा सम्राट अशोक ने। यहाँ पर बातें आ गई। फिर आ गया मिट्टी का किस्म। मिट्टी का किस्म कैसा है, यहाँ पर काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए और व्यापार के लिए। काली मिट्टी सोचे कहाँ रहती, गुजरात में। वहां पर गुजरात में जब काली मिट्टी पाई जाती है तो वहाँ सोचा किसका उत्पादन होता है, कपास का। और कपास किसके लिए प्रसिद्ध है, जहाँ कपास ज्यादा होगा वहाँ व्यापार भी ज्यादा होगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर आ जाओ ट्रेड रूट, व्यापार मार्ग, ट्रेड रूट, रिवर, वाटरवेज, माउंटेन पासेज, पालघाट एंड इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए नदियां, जल मार्ग प्लस पहाड़ी दर्रे। पहाड़ी दर्रे कौन सा, पालघाट दर्रे। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था, कहाँ से, व्यापार मार्ग जो है, नदियां, पहाड़ी दर्रे, पालघाट। पालघाट मैंने बताया था कहाँ है, पालघाट महाराष्ट्र में। यहाँ तक बात ध्यान में रखना, महाराष्ट्र और उसके बाद नीचे जो आती क्या, कर्नाटक के बगल में है, उसी से क्या पालघाट दर्रे। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। देखो यहाँ पर पालघाट है, यहाँ पर देखो ये पर्वत है, पठार है, और यहाँ पर से क्या, ये व्यापार जा रहा है। अब व्यापार जाकर क्या, ये नदी में मिल रहा है, नदी से फिर क्या, यहाँ देखो कावेरी नदी मिल रहा है, कावेरी नदी से फिर कहाँ, इटली रोम के लिए जा रहा है। यहाँ पर बातें समझ में आ रही है। फिर आ जाओ यहाँ, अब आगे प्रागैतिहासिक। इतना इतना देर तक तो मैंने सिर्फ उसका जो इतिहास था उसका मैंने बताया, कैसे कैसे क्या इतिहास बनता है, कि इतिहास किस तरह से साम्राज्यों के लिए यहाँ पर क्या मिलता है जो उसके लिए लड़ाई होता था। आजकल देख लो, यहाँ पर अगर जो बालू का कहा जाता है, बिहार में ज्यादातर बालू माफिया चलता है, यूपी में भी बालू माफिया चलता है। फिर वहाँ देखो राजस्थान में चल जाओ, वहाँ भी बालू माफिया चलता है, सैंड माफिया जिसको कहते हैं। बड़े बड़े लोग सैंड माफिया, एक से एक माफिया बने हैं। इसके लिए संसाधन पर कब्जा करने के लिए माफिया बने हैं वहाँ पर। जहाँ पर कुछ रहेगा नहीं वहाँ पर कौन जाना चाहेगा, वहाँ पर कोई जाना चाहेगा, आप बताओ कोई जाना चाहेगा वहाँ पर। जहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पर कोई नहीं रहना पसंद करता है। जहाँ पर सब कुछ है, पैसे है, संसाधन है, रहने के सोर्सेज सब कुछ है, वहाँ पर हर कोई जाना जाता है। भारत में आखिर सब कोई इतना आक्रांता, इतना आक्रमणकारी भारत में ही क्यों आए, कि भारत ही एक ऐसा देश है जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, यहाँ सब कुछ मिलता है। सोने की चिड़िया इसलिए कहते हैं, यहाँ पर सोना जैसा कुछ चिड़िया बना हुआ था। ऐसा नहीं है कि सोना जैसा कुछ चिड़िया है, यहाँ पर जो है हर तरह के लोग, हर तरह के मिट्टी, हर तरह के खान पान, हर तरह के पेड़ पौधे, यहाँ पर सब कुछ मिले। यहाँ पर एक देख लो ना, कश्मीर चले जाओ, एक से एक गोरे गोरे लोग मिलेंगे, एक से एक गोरी गोरी गोरे गोरे लोग, एकदम गोरी त्वचा वाले, एकदम गोरी चमड़ी वाले लोग मिलेंगे। यहीं पर नीचे नीचे चले जाओ, केरल तमिलनाडु साइड में, वहां पर काले काले लोग मिलेंगे। काले लोग बुरा नहीं होगा, काले लोग बहुत अच्छे होते हैं दिल के। काले लोग मतलब ये नहीं, इसमें कहने मतलब ये कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, काले लोग बुरे होते हैं। काले लोग बहुत अच्छे होते हैं, गोरे लोग से कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ पर जो है, वहां पर जो काले लोग होते हैं, ये भारत में ही पाया जाता है। यहाँ पर देख लो, भारत में एक से एक लंबे लोग, 7 फीट के लोग, एक से एक छोटे लोग,
यहाँ पर भारत में एक से एक मोटे मोटे लोग, अब भारत में क्या एक से एक पतले पतले लोग। भारत में हर तरह का चिड़िया, हर तरह का पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, हर तरह के जानवर, सब कुछ को यहाँ रहने के लिए कहाँ मिलता है, भारत में मिलता है। इसलिए जितना आक्रमणकारी आए हैं, चाहे सिकंदर महान हो, हून हो, चाहे और कोई भी हो, आर्य हो, जितना भी विदेशी आक्रांता आया है, सब क्या भारत की ओर आया। यहाँ इतना रिसोर्सेज था, इतने भारी पड़ी रिसोर्सेज थी। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर देखो यहाँ पर प्रागैतिहासिक, इसकी सभ्यता जो है, प्रागैतिहासिक सभ्यता जो है इसका क्या है, इतिहास का वह काल जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है। प्रागैतिहासिक यानी क्या, प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन, यानी कि लिखित इसका कोई विवरण नहीं है, तो कोई लिखित जो बोला बस वही लिखा गया। बातें समझ में आ रही है, यानी कि इसका कोई लिखित विवरण नहीं है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। ज्ञान पूरी तरह से पुरातात्विक अवशेषों, पत्थर के औजार, बर्तन, हड्डियां पर आधारित है। नॉलेज इज बेस्ड इंटायरली ऑन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, स्टोन टूल्स, पोएट्री एंड बोन्स। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, यानी पूरी तरह से पुरातात्विक अवशेषों, पत्थर के औजार, बर्तन और हड्डियां पर आधारित थी। यानी पुरातात्विक जितना अवशेष मिला, क्या मिला देख लो यार, पत्थर के औजार मिले, बर्तन मिले और हड्डियां पर आधारित थी। यानी क्या औजार बनाते थे, किससे बनाते थे, पत्थर से औजार बनाते थे, हड्डियों से औजार बनाते थे और लकड़ियों से औजार बनाते थे। बातें समझ में यहाँ पर आ गई। वहां पर इसलिए उसका कोई लिखित वर्णन नहीं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। फिर देखो आगे क्या है, स्टोन एज नेम्ड बिकॉज अर्ली ह्यूमंस यूज्ड स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग। यहाँ पर बातें समझ में आ रही है। पाषाण युग में एक प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन, ये क्या स्टोन एज, स्टोन एज में इसे यह नाम इसलिए मिला क्योंकि इसमें आदि मानव शिकार संग्रह के लिए पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। पाषाण युग, इसे यह नाम इसलिए मिला क्योंकि यहाँ आदि मानव शिकार और संग्रह के लिए पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। यहाँ तक बातें समझ, पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। कौन से एज में, पाषाण एज में। पाषाण एज में मतलब क्या, स्टोन एज में। यहाँ पर देख लो पत्थर के औजार थे, यही इस तरह से क्या पत्थर के औजार बने हुए मिलते थे। फिर देखो मध्य पाषाण काल में इस तरह से मिलते थे, देखो इस तरह से धनुष हुआ करता था। फिर देखो मध्य पाषाण काल में, फिर नव पाषाण में देखो इस तरह से कुल्हाड़ी बना मिलता था। ये देखो मटका मिलता था। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। नव पाषाण काल में क्या, हंटर गैदरिंग टू फूड, यानी कि शिकारी संग्रह करता खाद्य उत्पादक, इस तरह से यानी कि जो भी था अपना जीवन यापन के लिए इस तरह के व्यवहारों का अपने प्रयोग में लाते थे। यहाँ पर तक बातें समझ में आ रही है। यानी पूरा पाषाण में पत्थर के औजार बनाए जाते थे, कुछ भी खाना था, कुछ भी अगर जमीन भी साफ करना था क्या, पत्थर से साफ करते थे। फिर उससे नया सिस्टम आया क्या, इस तरह के शिकारी करते थे, क्या धनुष बांध से जाते थे, शिकार करते थे और फिर उसको खाते थे। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर नव पाषाण काल में क्या, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल होने लगा। कुल्हाड़ी का यानी कुल्हाड़ी में भी क्या, एक डंडा बांध देते थे लकड़ी का और नीचे पत्थर रहता था। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है पत्थर के औजार, देखो अब हड्डियों का औजार, यानी कि क्या, यानी कि यहाँ पर कोई तरह का मेटल का अभी तक उपयोग नहीं मिला था, कोई मेटल कोई भी धातु का उपयोग नहीं मिला था। यहाँ तो बात समझ में आ रही है। यहाँ पर देखो इस तरह से कुल्हाड़ी बना दिया, इस तरह से कुल्हाड़ी बना दिया और क्या, इस तरह से कुल्हाड़ी बना दिया और कुल्हाड़ी से यहाँ पर जो है ये पत्थर का बना हुआ था। इस तरह से पत्थर का बना हुआ था, तो इसका पत्थर बांध करके फिर उसको शिकार करते थे। कोई पेड़ पौधा का भी काटना होता था क्या, उस पत्थर से काटते थे। सोच लो इस तरह के वहां पर नव पाषाण काल में जाते थे, हम मिलते थे लोग। फिर आगे आ जाओ यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखो हैंड एक्सेस एंड क्लीवर। यहाँ पर इस तरह के देखो औजार बनते थे, इसी तरह के औजार बनाते थे। इतना देखो इतना नुकीला हुआ करता था एकदम पत्थर का। ये सब सारा सब कुछ क्या है, पत्थर का बना हुआ, स्टोन का बना हुआ। यहाँ तक ध्यान में आ रही है। सब सारा सब कुछ हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स, यानी कि हाथ में हैंड कर ये एक्सेस था ये पकड़ने के लिए, और क्या क्लीवर्स है, इसको क्लीवर्स बोलते हैं।
यहाँ पर देखो पूरा पाषाण युग, ओल्ड स्टोन एज। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। ऑरिजिन इसका क्या है, ग्रीक पैलियो एंड ओल्ड लिथिक स्टोन एज। ठीक है, ग्रीक पैलियो पुराना और लिथिक पत्थर उत्पत्ति हुआ। बोले ना पत्थर, सारा सब कुछ क्या किसी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ। यहाँ तक बातें समझ में आ रही। फिर देखो इसका समय क्या है, प्लेस्टोसीन युग में हिमयुग, धरती का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका था, जीवन केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में संभव, उष्णकटिबंधीय यानी क्या, जहाँ गर्मी था वहां भी संभव था। क्या प्लेस्टोसीन युग में हिमयुग जो था, प्लेस्टोसीन काल में जो था, प्लेस्टोसीन एज में क्या धरती का एक बड़ा हिस्सा क्या था, वो बर्फ से ढका हुआ था, पूरा बर्फ ही बर्फ था, वहां रहने के लिए कुछ नहीं था। रहने के लिए कहाँ था, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ तक क्या कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, आपको पता होना चाहिए। भारत में 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, वहां रहने के लिए जगह था। बाकी जो धरती का लगभग पृथ्वी जो है वो किस से ढका हुआ था, बर्फ से ढका हुआ था। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर जो यहाँ पर औजार, खुरदरे भारी और बेडौल पत्थर के औजार थे। कैसा औजार था, औजार खुरदरे था, भारी था और बेडौल पत्थर के औजार थे। यहाँ पर देख लो कैसा, कितना है देखो, खुरदरा कितना है, देखो ऐसा ऐसा खुरदरा है। बेडौल था, कोई ढंग का नहीं था, देखो ऐसा कोई ढंग का है, कोई ढंग का नहीं है, बेडौल है। और फिर देखो क्या, ये सब क्या, सब सारा सब कुछ किसका औजार है, ये सब पत्थर का औजार है। यहाँ तक बातें समझ, सारा सब कुछ क्या है, पत्थर का औजार है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। फिर आगे देखो पेजेज, अर्ली हैंड, पेजेज में देख लो, अर्ली हैंड एक्स क्लीवर्स, मिडिल में क्या फ्लेक टूल्स, और अपर में क्या ब्यूरिन एंड स्क्रैपर, यानी आरंभिक में हस्त कुठार और गंडासा हुआ करता था। आरंभिक युग में हस्त कुठार और गंडासा हुआ करता था। उसके बाद मध्य में क्या सल्क औजार होने लगा। उसके बाद क्या मेडियोपोलिक एज में सल्क औजार होने लगा। और फिर उसके बाद क्या तछनी और खुरचनी होने लगी। उसके बाद में तछनी और खुरचनी, खुरचनी मतलब क्या खुरचने वाला, जो इस रहता है खुरचने वाला, जो कहता है खुरचने वाला, इस तरह से खुरचने वाला रहता है क्या तछनी, उसको तछनी और खुरचनी बोलते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर इसका उपयोग क्या करता था, बोले पेड़ काटने में, जड़ों को खोदने में, जानवरों को खाल उतारने के लिए। यहाँ पर देख लो इसका उपयोग क्या था, पेड़ काटने में, जड़ खोदने में और जानवरों को खाल उतारने के लिए क्या इस तरह के औजार का उपयोग किया जाता था। यहाँ तक पेड़ काटने में, जड़ें खोदने में, यानी कि पेड़ काटने में, पेड़ काटने के लिए क्या करते थे, उसको साफ सफाई करते थे, वहां पर रहने के लिए पेड़ काटते थे, नहीं कि पेड़ काटने के लिए उनका कोई रोजगार था, रहने के लिए पेड़ काटा जाता था, वहां साफ सफाई से रह सके। फिर दूसरा क्या जड़ें खोदने के लिए, उसको जड़ खोदने के लिए, जड़ में क्या जो ऐसा कुछ मिले उसको खाने के लिए मिल जाए, जड़ खोदने के लिए। फिर क्या जानवरों के खाल, पहले लोग जानवर के शिकारी क्या करते थे, जानवर के शिकारी जब करते थे क्या उसको तो ऐसे नहीं उसको सब कुछ खा लेते थे, उसको खाल उतार करके खाते थे। आज भी अगर जो कोई नॉनवेज खाता है उसको ऊपर खाल उतार के ही खाया जाता है ना। इस तरह से ध्यान में रखते रहना है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर आगे आ जाए यहाँ पर भौगोलिक विस्तार और पूरा पसान यहाँ पर आ जाता है। भौगोलिक विस्तार में क्या है, उपमहाद्वीप, एविडेंस फाउंड अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट एलुवियल प्लेन, यानी कि उपमहाद्वीप भर में साक्ष्य मिले हैं जलोढ़ मैदानों को छोड़कर। जलोढ़ मैदान कहाँ मिल जाता है, जलोढ़ मैदान जो है कहाँ गंगा के मैदान में मिले, उसको कौन से जलोढ़ मैदान बोलते हैं, जलोढ़ का मैदान बोलते हैं। सबसे ज्यादा उपजाऊ माना जाता है जलोढ़ का मिट्टी। नॉर्थ कश्मीर वैली, सोहन वैली पाकिस्तान, यानी कि उत्तर क्या है, उत्तर में कश्मीर घाटी और सोहन घाटी कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। कश्मीर घाटी और सोहन घाटी कहाँ पाकिस्तान में है। सेंट्रल में आ जाओ भीमबेटका, आजमगढ़, बेलन वैली, यूपी, यूपी कंटिन्यूस, यूपी कंटिन्यूस हाईवे स्टेशन, यानी कि मध्य में क्या भीमबेटका और आजमगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में। बेलन घाटी कहाँ है, उत्तर प्रदेश, निरंतर निवास का स्थल रहा कहाँ बेलन में, वो कहाँ पड़ता है, यूपी के प्रतापगढ़ एक जिला है, वहां मिलता है बेलन घाटी मिलता है, वहां आज भी इसका निवास स्थान का साक्ष्य मिला है। यहाँ तो इस बात का ध्यान रखना। यहाँ भीमबेटका में आज भी जाओगे, भीमबेटका एक गुफा पाया जाता है, वहाँ लगभग चित्र का सब कुछ का चित्र वहाँ बनाया गया। नीचे यहाँ पे देखो फोटो लाया है मैंने, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ क्या मिलता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर आपको देख लो यहाँ पर भीमबेटका हो गया, आजमगढ़ हो गया, फिर बेलन घाटी होगा,
फिर निरंतर निवास स्थल यहीं पर है। फिर देखो पश्चिम में क्या है, लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ बहती है, राजस्थान में। साबरमती माही नदी कहाँ, गुजरात में। और निवासा कहाँ, महाराष्ट्र में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये रहा लूनी नदी। ये कहाँ मिलता है, राजस्थान में। राजस्थान में ये है। फिर आ जाओ यहाँ, और कौन सी नदी है, साबरमती और माही नदी। यहाँ पर देखो साबरमती और माही नदी है ना, ये कहाँ मिलता है, ये गुजरात में। ये गुजरात में। फिर देखो भीमबेटका व आदमगढ़ कहाँ है, ये कहाँ है, भीमबेटका व आदमगढ़ कहाँ है, एमपी में है। फिर देखो बेलन वैली कहाँ है, ये भी कहाँ है, यूपी में। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर इसका जीवन शैली था, दक्षिण में क्या है, अतिरम पक्कम तमिलनाडु और कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। दक्षिण में क्या, अतिरम पक्कम और तमिलनाडु, कुर्नूल क्या, आंध्र प्रदेश। देखो कुर्नूल कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में। और फिर अतिरम पक्का कहाँ है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ तक ये बातें समझ में आ रही है। फिर आ जाओ यहाँ, इसका लाइफ स्टाइल कैसा है, खाना बदोश, शिकारी और संग्रह करता, ठीक है, नोमैडिक हंटर एंड गैदरर्स, संग्रह करता। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। जीवन शैली जो है इसका नौपाषाण काल का कैसा है, उसका खाना बदोश यानी कि शिकारी करना और उसका संग्रह करना, ताकि आगे दिन के लिए खाना के लिए संग्रह करके रखे, उसका कैसा है, यहाँ पर जो है संग्रह करता है, खाना बदोश इसी बोलते हैं। उसका जीवन शैली ही यही था। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको। फिर आगे मध्य पाषाण युग में आया, वहां पर क्या, स्टोन एज में था, पूरा पाषाण में बताया। यहाँ पर मध्य पाषाण में आ जा। मध्य पाषाण में क्या है, यानी क्या, मेजोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज मिडिल स्टोन एज। मेजोलिथिक एज में क्या, यहाँ पर देख लो, ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक अप्रॉक्स 10,000 BC, यानी क्या, 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले उसको जो मिलता था उसको क्या बोलते हैं, मेजोलिथिक एज, यानी क्या, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या है, मध्य पाषाण काल को क्या बोलते हैं, संक्रमण काल बोलते हैं। उसका बहुत सारा संक्रमण पाया गया है, उसमें संक्रमण काल बोलते हैं। संक्रमण काल में क्या होता है कि पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच के काल को क्या कहते हैं, संक्रमण काल, यानी कि दो कालों के बीच के काल को क्या कहते हैं, संक्रमण काल कहते हैं। और संक्रमण काल कब आया, 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 साल ईसा पूर्व, क्या, संक्रमण काल। यहाँ फिर आता है क्लाइमेट चेंज, एंड ऑफ आइस एज, वार्मर क्लाइमेट, चेंज इन फ्लोरा एंड फॉमा। जलवायु परिवर्तन में, जलवायु परिवर्तन जो है, हिमयुग का अंत, गर्म जलवायु और वनस्पति जीवों में बदलाव, क्लाइमेट चेंज हुआ था। यानी कि मध्य पाषाण काल में जो तो क्या, क्लाइमेट चेंज हुआ। मध्य पाषाण काल में जो क्लाइमेट चेंज हुआ, कैसा क्लाइमेट चेंज हुआ, वहां पर तो सीधे सीधे अब हीट आने लगी, और हीट आने की वजह से क्या होता है, वहां पर क्या, बर्फ को पिघलना चालू हुआ। अब बर्फ जब पिघलना शुरू हुआ, हिमयुग का अंत हुआ, लेकिन बर्फ पिघलना, तो क्या, हिम खत्म हो गया, बर्फ खत्म हो गया। अब बर्फ जब खत्म हुआ तो जलवायु कैसा हुआ, गर्म हुआ। जलवायु जब गर्म होता है, तो जलवायु गर्म हुआ तो फिर क्या, वनस्पति जीवों में बदलाव आया। वनस्पति जीवों कैसा बदलाव, वनस्पति जीव बढ़ना चालू हो गए, कि वनस्पति और जीव भी फलना फूलना चालू हो गए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यही सब जो मध्य पाषाण काल में जो नव पाषाण में काल हुआ, वही जो दब करके मिला, फिर लास्ट में वो कोई क्या, जब प्रेशर, इतना टेम्परेचर मिला, इतना प्रेशर मिला, क्या, वो कोयला बन गया, हीरा बन गया, ये सब यही सब मिलेगा। ये मैं आगे बताऊंगा कैसे बनता है। ज्योग्राफी का टर्म है, ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा उसको बताऊंगा कि कोयला कैसे बनता है, कितना दबाव, कितना प्रेशर, कितना हीट मिलता है, तब आपको कोयले बनने में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। फिर आ जाए यहाँ पर टूल्स। यहाँ पर टूल्स कैसा यूज करते थे, माइक्रोलिथिक औजार, क्या, लघु पाषाण औजार कैसा है, यानी कि लघु पाषाण, इस तरह का औजार। यहाँ पर देखो त्रिकोण हुआ करता है, त्रिकोण, यहाँ पर देखो त्रिकोण है, ये दोनों, ये क्या, त्रिकोण है। ये देखो नौ चंद्राकार है, यहाँ पर एक नौ चंद्राकार है, इस क्या है, समलंब है।
ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 समलंब है। यहाँ पर देख लो, फिर देखो यहाँ भी इसी तरह है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। त्रिकोण बनते थे। फिर पत्थर के अत्यंत छोटे औजार 1 से 8 सेंटीमीटर, देख लो 1 से 8 सेंटीमीटर, अत्यंत छोटे, कितने छोटे छोटे औजार, 1 2 3, क्या 1 से 8 सेंटीमीटर, छोटे छोटे पत्थर का औजार, छोटे छोटे पत्थर का औजार बनाने क्या, उसका मतलब एक तो मतलब क्या, इसका गुलेल जो मारते हैं उसको गुलेल बोलते हैं हिंदी में, उसको गुलेल जब मारते हैं तो क्या छोटे 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 यानी कि 1 से 8 सेंटीमीटर तक के औजार बनते हैं। फिर दूसरा क्या, आज जैसे कुछ मारना होगा तो क्या उससे भी पत्थर का उपयोग करते हैं यहाँ पर। यहाँ तक बातें समझ में। इसका ज्यामितीय आकार जो है कैसा होता है, त्रिकोण होता है, अर्धचंद्राकार होता है और समलंब होता है। त्रिकोण हुआ, अर्धचंद्राकार और समलंब। बातें समझ में आ रही है यहाँ तक के। फिर आगे देखो, लकड़ी हड्डी के हथों पर लगा तीर भाले के निशान बजाए थे। लकड़ी हथी, लकड़ी या हड्डी के हथों पर लगाकर तीर भाले बनाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर ये यहाँ पर जो है क्या है, मान लीजिए कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी में ये हड्डी या पत्थर के हो सकते हैं, ये हड्डी या पत्थर के हो सकते हैं, ये हड्डी या पत्थर के हो सकते हैं। जैसे क्या, इसका हत्थे जो है, इसका हत्था जो क्या बनाया था, ये लकड़ी का बनाया जाता है, ये लकड़ी का बनाया जाता है। यहाँ तक बात समझ आए, ये भी जो क्या एक लकड़ी का बनाया जाता है हत्था, जिसको हाथ में पकड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, हत्था बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। मुझे लगता है कि पूरी पूरी तरह से मैं आपको समझाने में पूरी तरह मैं अपना 100% दे रहा हूँ। अब पूरी उम्मीद करता हूँ ताकि यहाँ तक कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। और कुछ फिर यहाँ पर आ गया मध्यपाषाण स्थल और जीवन शैली। मध्यपाषाण में देख लो कैसा जीवन शैली हुआ था। मध्यपाषाण काल में यही होता था, कैसे जानवरों को शिकार किया करते थे। यहाँ पर देख लो मछली है, मछली को ही फंसा के रखते थे। यहाँ पर देखो पक्षी है, बर्ड्स, इसको भी कैसे जाले में बंद करके रखते थे। फिर यहाँ पर देखो जानवर, इसको भी कैसे संग्रह करके बाउंड्री बना करके रखते थे। समझ रहे हैं इस सब बात को। इस तरह की बाउंड्री नहीं, लोहा की बाउंड्री नहीं है, ये सब बड़े बड़े पत्थर की बाउंड्री बनाया करते। यहाँ पर देखो इस तरह के शिकार करते थे, यानी क्या, देखो यहाँ पर हिरन है, सुअर है, यहाँ पर ये कुछ जानवर है, बकरे मेमना वगैरह। यहाँ तक इस तरह के शिकार करते थे, क्या धनुष से शिकार करते थे, ठीक, ताकि धनुष से शिकार करते थे और उस पर शिकार होने के बाद उसको संग्रह के लिए रखते थे। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। ये सब कहाँ, मध्यपाषाण काल में हुआ था, यानी क्या मेलियोलिथिक काल में। यहाँ तक बातें समझ, मेलियोलिथिक काल में साइट्स यानी प्रमुख स्थल यहाँ पर क्या है, मध्यपाषाण काल का प्रमुख स्थल क्या क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसका प्रमुख स्थल कहाँ है, लंघनाज। लंघनाज कहाँ पर जाता है, गुजरात में। भीमबेटका और आदमगढ़, भीमबेटका और लंघनाज कहाँ, गुजरात में। भीमबेटका और आदमगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मैंने अभी बताया था पूरा आपको, क्या मैप में बताया था कि भीमबेटका और आदमगढ़ कहाँ है, पंजाब, ये मध्य प्रदेश में है। अब भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है, वो कौन से जिले में आते हैं, रायसेन जिले में आते हैं। रायसेन जिले के पास जो रेलवे स्टेशन है, कौन सा स्टेशन है, तो अब्दुल्ला नामक रेलवे स्टेशन है। यहाँ तक इतना गहराई में आपको बता रहा हूँ। अब वो कहीं कोई किताब में नहीं लिखा होगा अब्दुल्ला नामक कोई स्टेशन है। रायसेन जिला तो कहीं कहीं मिल भी जाएगा, लेकिन अब्दुल्ला नामक स्टेशन आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको लंघनाज, लंघनाज कहाँ है, गुजरात में। यहीं पर जो है आगे मैं जब हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको बताऊंगा कि वहाँ पर लंघनाज में कैसे कैसे लोग को दफनाए जाते थे मरने के बाद, यानी क्या पूरा पश्चिम में रहता था या पश्चिम पूरा रहता था, और फिर दफनाए जब जाते थे उसमें क्या क्या उसमें डाले जाते थे, तो वो साक्ष्य के तौर पर क्या क्या मिला है, ये सारे सब कुछ मैं आपको कहाँ बताऊंगा, जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ाऊंगा तो उस टाइम में आपको मैं बताऊंगा। नवपाषाण काल में या हड़प्पा सभ्यता में मैं इस तरह से बात बताऊंगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। फिर देखो चोपनी मांडो, ये भी कहाँ, उत्तर प्रदेश। वीरभानपुर कहाँ है, बंगाल में। वीरभानपुर कहाँ है, ये बंगाल में। ये भी कहाँ है, सारा ये मध्यपाषाण काल है, और उसका जीवन शैली यहाँ पर देख लो पूरा दिया गया है। मध्यपाषाण काल में लोग कहाँ कहाँ रहते थे, इसका ये है। कहाँ कहाँ रहते थे, लंघनाज में रहते थे गुजरात में। भीमबेटका और आदमगढ़ कहाँ रहते थे, मध्य प्रदेश में रहते थे। फिर चोपनी मांडव कहाँ रहते थे, उत्तर प्रदेश में रहते थे। फिर वीरभानपुर कहाँ रहते थे, बंगाल में रहते थे। यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आगे आ जाओ, संगम कल्लू।
क्या संगनकल्लू कर्नाटक में, संगनकल्लू कहाँ आता है, कर्नाटक में आता है। क्या गैदरर्स बट शिफ्ट टू बी स्मॉल लाइफ स्टाइल स्टिल हंटर गैदरिंग बट शिफ्टेड टू बी बर्ड्स। ठीक है, जीवन शैली जो था अभी भी शिकारी संग्रह करना अभी भी थी। इसका क्या यानी कि मध्य पाषाण काल में भी इसका क्या काम था, शिकारी करना, उसका संग्रह करना। संग्रह मतलब क्या, उसको जमा करना एक जगह, कहा कि आगे नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट डे के लिए उसको शिकारी करके कहीं कहीं नहीं जा सके तो फिर क्या उसी को शिकार करके खाना खाना जीवन यापन करना। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, यहीं पर जीवन यापन करना। फिर आगे जा, लेकिन छोटे शिकार सुअर, हिरन, मछली, पक्षी की ओर बदलाव हुआ। लेकिन उसका छोटे शिकार, पहले बड़े बड़े चीजों के शिकार किया करते थे, अब जो क्या छोटे शिकार के लोग शिकार करते थे, छोटे छोटे पक्षी में, छोटे छोटे पक्षी में पक्षी आने की क्या जानवर में कौन कौन से आते थे, यहाँ पर देख लो, सुअर आता था, हिरन आता था, मछली आता था और क्या पक्षी आता था। और किसकी ओर, इसकी ओर बदलाव हो गया और धीरे धीरे छोटे छोटे चीजों पर ये शिकार करने लगे थे। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। नवपाषाण काल में आऊंगा तो फिर वहां दिखाऊंगा कैसे लोग कंदमूल या फल फूल पर यानी क्या ध्यान केंद्रित करने लगे, यानी कि पका पकाया फिर खाने लगे। ये सब जितना सारा कच्चे लोग खाते थे, कोई पका ना पका नहीं। नवपाषाण काल में क्या वहां पर आग का आविष्कार हुआ, आग कैसे बना, ये सारा सब कुछ बताऊंगा किस काल में, नवपाषाण काल में। फिर पशुपालन आ जाओ, जानवरों को पालने की शुरुआती प्रमाण, जानवरों को पालने की शुरुआती प्रमाण कहाँ मिलता है, मध्य पाषाण काल में मिलता है। जानवरों को पालने की शुरुआती प्रमाण कहाँ मिलता है, तो मध्य पाषाण काल में मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखना हो। नव पाषाण काल में आएगा आपको कंफ्यूजन करोगे, क्योंकि मध्य पाषाण काल में क्या तो जानवरों को शिकार करना, संग्रह करना और उसको पालने का भी प्रमाण कहाँ मिलता है, नव पाषाण काल में। क्यों उसको पाला जाता था, क्योंकि नेक्स्ट डे शिकार के लिए नहीं जाए तो पालने के लिए, आगे पालेगा तभी तो उसको नेक्स्ट डे अगर उसको खाने के लिए तैयार करेगा। यहाँ पर इस तरह की बातों को ध्यान में रखना। बातें समझ में आ रही है यहाँ तक के? फिर आ जाओ यहाँ पर देखो, नव पाषाण काल में देखो ऐसे ऐसे औजार बनते थे, बोन टूल्स, यानी क्या जितने भी हड्डियों के औजार बनते थे क्या नव पाषाण काल में बनते थे। और नव पाषाण में कहाँ कहाँ, जैसे बिहार में चिरांद छपरा, क्या नव पाषाण काल का एक जगह है। पॉलिश्ड स्टोन, यानी क्या स्टोन भी मिलता था, कैसा पॉलिश किया मिलता था, यानी पॉलिश यानी कि उस पर भी स्टोन पॉलिश किया जाता था। फिर देखो बोन टूल्स है ना, सारा हड्डियों का औजार बना हुआ है यहाँ पर। हड्डियों इसका इसका जो पेरीमीटर होता था, परिमाप इसका क्या होता था, क्या 0 से 5 सेंटीमीटर तक इसका परिमाप होता था हड्डियों के औजार का। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। टाइमलाइन क्या है, अप्रोक्स 8000 BC, क्या सब कॉन्टिनेंट टर्म कॉइन्ड बाय जॉन जॉन लुबक, लगभग 8000 ईसा पूर्व महाद्वीप में शब्द जॉन लुबक द्वारा दिया गया। क्या नियोलिथिक रेवोल्यूशन फीचर्स, नवपाषाण क्रांति की विशेषताएं क्या है, इसका फीचर्स क्या है, नवपाषाण काल की विशेषताएं क्या क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नवपाषाण काल में क्या क्या चीज विशेषताएं होती थी, यहाँ तक बातें समझ। ये जितना चीज मैं बता रहा हूँ सारा जैसे एज ए टीज, तो फोटो अगर बना सकते हैं तो बना लेना, अगर नहीं बनेगा तो कम से कम तो हैंड रिटन कॉपी पे तो लिख ही ले। ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जो है, ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ये, और जो यूपीएससी में पढ़ाया गया है कॉपी, वो दोनों मिला लेना कि सारे 90% आपको कॉपी मिलेगी यहाँ से। यहाँ तक बातें समझ में आ रहा है, 90% एज इट इज इस तरह से कॉपी आपको बना हुआ मिलेगा यूपीएससी में। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए सीरियसली ध्यान देना कि यहाँ पर सारे नोट्स बनाते चला जाना। यहाँ पर बातें समझ में आ रही है। यहाँ फिर एग्रीकल्चर कल्टीवेशन व्हीट बार्ली एंड रागी, कृषि में क्या है, गेहूं जौ रागी की खेती की जाती है, कृषि जौ और रागी की खेती होती है। यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर में क्या है, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट वार्ली एंड रागी, क्या कृषि, कृषि में क्या क्या नवपाषाण काल में क्या क्या चीज का कृषि की जाती थी, वहां पर मैं आपको बता रहा हूँ। नवपाषाण काल में बार्ली मतलब क्या होता है, देख लो यहाँ बार्ली, अभी तक तो कितने लोग बार्ली नहीं जानते कि बार्ली होता क्या है। बार्ली क्या होता है, रागी, बार्ली जौ होता है, क्या व्हीट गेहूं होता है और रागी नहीं, क्या बार्ली जौ। अभी भी हम लोग गांव देहात में कहते हैं कि किसी का जो ऐसा
लूज मोशन होता है तो कहता है उसको बार्ली आता है, पैकेट में डिब्बा बंद बार्ली आता था, उसको यानी कि खौला करके देने के लिए, डबका करने की पका कर उसको खाने के लिए दिया जाता था। क्या? जौ दिया जाता था, बार्ली दिया जाता था। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? डोमेस्टिकेशन, सीप, गोट्स एंड कैटल, पशुपालन में क्या चीज पालते थे? भेड़ पालते थे, बकरी पालते थे और मवेशी। मवेशी मतलब क्या? गाय, बैल, भैंस, ये सब मवेशी के अंतर्गत आता था, पालतू जानवरों के अंतर्गत आता था। क्या? कौन से काल में? नवपाषाण काल में। फिर आ गया सेटल लाइफ, मड ब्रिक हाउसेज, क्या? मेहरगढ़, पिट पिट ड्वेलिंग, बुर्ज होम। अस्थाई जीवन जो है कहाँ मिला था? कच्ची ईंटों का घर कहाँ मिला? मेहरगढ़। गर्तावास, बुर्ज होम, यानी कि मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में आज के डेट में। यहाँ पर क्या? कच्ची ईंटों के घर मिले। और कहाँ? गर्दावास, बुर्ज होम। यहाँ बुर्ज होम में ही कच्ची आवास को घर मिला। कहाँ? बुर्ज होम में। यहाँ पर देखो टूल्स, औजार में क्या क्या चीज इस्तेमाल होता था? पॉलिश्ड ग्राउंड स्टोन, एक्सेस एंड सिल्स, बोन टूल्स, यानी कि पॉलिश किए गए घिसे गए पत्थर की कुल्हाड़ी और हड्डी के औजार मिलते थे। यानी क्या? पॉलिश किए गए पत्थर और हड्डियों के औजार कहाँ मिलते थे? ये मिलते थे कहाँ? नवपाषाण काल में। पॉलिश किए गए पत्थर और किए हड्डियों का औजार कहाँ मिला था? नवपाषाण काल में। एक बात को मैं 3 बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपको कम से कम आपको पूरा पूरा याद आए। कम से कम मैं इतना आपको इरिटेशन कर दूं कि एक बार को मैं 3 बार बोलता हूँ, 3 से 4 बार 5 बार हो जाता है, लेकिन उससे कम नहीं होता। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? मृदभांड जो है भंडारण के लिए हाथ और चाक से बने मिट्टी का बर्तन। पोटरी, यहाँ पर पोटरी गांव देहात में देखते हो बूढ़ी दादी लोग पोटरी रखती है, छोटा सा इतना अपने पास में रखती है, अपने कमर में बांध के रखती है पोटरी, उसको पोटरी बोलते हैं। यहाँ पर उसका अगर अनाज रखने के लिए पोटरी बनाया था, एक घड़ा टाइप की पोटरी बनाया जाता था, तो क्या बोलते हैं? भंडारण के लिए हाथ और चाक से बने मिट्टी का बर्तन हुआ करता था। आज भी गांव देहात में अगर अभी भी मैं देखता हूँ कि आज से अगर जो बूढ़ी दादी या फिर मम्मी, ओल्ड एज में मम्मी होगी तो 40-50 साल के, अगर तो उसमें गांव में होगी तो मम्मी से पूछना क्या कुछ रखने के लिए, अनाज रखने के लिए कैसी चीज, क्या चीज का इस्तेमाल किया जाता था? तो बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता था। बड़े बड़े घड़े होते थे, इतना बड़ा बड़ा घड़ा होता था उसमें, और इतने बड़े बड़े घड़े में जो है, इतना बड़ा बड़ा घड़ा में क्या रखा जाता था? वहां अनाज रखा जाता था, घड़े में, मिट्टी के बर्तन में घड़े रखा जाता था। फिर मैं आगे आता हूँ, फिर आगे देखो, प्री हिस्टोरिक आर्ट यानी प्रागैतिहासिक कला। यहाँ पर जो है शैल चित्रकला, गुफाओं की दीवारों पर मुख्य रूप से मध्य पाषाण काल से। मेजर साइट भीमबेटका, प्रमुख भीमबेटका यहाँ पर था। थीम्स हंटिंग, फिनिशिंग एंड गुड्स गैदरिंग। विषय क्या? हंटिंग सीन्स, ग्रुप्स, फिशिंग, फूड गैदरिंग। शिकार दृश्य समूह में मछली पकड़ना, भोजन संग्रह। यहाँ पर फिर आजा जानवर जैसे सुगर, भैंस, हिरन, नीलगाय क्या करते थे? इसका शिकार क्या करते थे? फिर सोशल लाइफ की है चाइल्ड बर्थ, रियरिंग, ब्यूरियल राइट्स यानी सामाजिक जीवन, बच्चे का जन्म, पालन पोषण और दफनाने की रीतियां कहाँ मिलती है? यानी कि प्री प्रागैतिहासिक काल में यह सब मिलती है। बच्चे का जन्म होना, पालन होना और दफनाने की रीतियां कहाँ मिलती है? प्रागैतिहासिक काल में मिलता है। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? महत्व क्या है? तो दैट मेसोलिथिक सोसाइटी वाज मोर स्टेबल देन पैलियोलिथिक विथ डेवलप्ड सोशल ग्रुपिंग। महत्व क्या है? यह दर्शाता है कि मध्य पाषाण काल जो है समाज में पूरा पाषाण की तुलना में अधिक स्थिर और सामाजिक था। यानी कि मध्य पाषाण काल की तुलना में जो था पूरा पाषाण काल में अधिक स्थिर और सामाजिक था। कहाँ? कौन से काल में? ये मध्य पाषाण काल में। तो आज तक रहने थे, लेसन सेकंड यहाँ पर समाप्त होगा, और फिर आगे मैं कल फिर एक नया लेसन के साथ आऊंगा, फिर आप नए जोश ऊर्जा के साथ आऊंगा, ताकि आपको पढ़ने में पढ़ाने में कोई कहीं भी 1% कोताही ना हो। बस आपको एक ही चीज करना है कि आपको जितना जितना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते चले जाइए, उतना मेरा हौसला मनोबल बढ़ेगा, उतना मैं आपको और अच्छे से मैं पढ़ा पाऊंगा, उतना और एनर्जी से मैं, डबल एनर्जी से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आप इसको ध्यान रखो। चलो यहाँ तक रहने देता हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।